जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे ही आम जनता अब अपने मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं के सामने मुखर हो चुकी है। आज हम हैं जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट पे, जो कॉलोनी के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आज हम उनके पास आए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर, क्योंकि मालवीय नगर विधानसभा सीट है, मौजूदा विधायक कालीचरण सराफ है, और अभी क्योंकि बीजेपी से मंजू शर्मा उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास है जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मंजू शर्मा का अगर हम बता दें तो पूर्व मंत्री थे भंवरलाल शर्मा, उनकी बेटी है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर इस बार दांव खेला है और जीत भी सुनिश्चित मानती है अपनी। लेकिन टक्कर में प्रताप सिंह खाचरियावास है, क्योंकि जयपुर की लोकसभा सीट जो है ब्राह्मण की मानी जाती है, लेकिन इस बार लगता है समीकरण ब्राह्मण और राजपूत का दोनों को देखने को मिलेगा। हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं और पुरुष दोनों ही हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इन लोकसभा चुनाव के अंदर में आखिर ऐसी क्या जो रही कमियां, या वो आखिर चाहते क्या है आगे भविष्य के अंदर में योजनाओं को लेके। अच्छा, क्योंकि आपका नाम बताइए सबसे पहले। जी, मैं ज्योति यादव। अच्छा ज्योति जी, क्योंकि जयपुर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तारीखें बहुत जल्दी नजदीक आने वाली है, अब मेरे ख्याल से 8-9 दिन बचे हुए हैं। क्या समस्या है, क्या मानती है आप समस्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम हमारी जो जयपुर की जनता और राजस्थान की जनता सबसे पहले इस बात से खुश है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, उससे सबसे पहले हमारे जयपुर में महिला सीट मिली। इससे हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं। जो हमारे पिछले जो गत सरकार की जो नीतियां या कुरीतियां कहें, वो कह सकते हैं कि महिलाओं को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, हम चाह रहे हैं कि आगे इस सांसद के चुनाव, देखो मालवीय नगर विधानसभा तो एक विधानसभा है जिसमें सिर्फ विधानसभा का कार्य देखा जाता है, लेकिन सांसद का कार्य होता है कि वो एक पूरे जयपुर शहर का पूरा 8 विधानसभा जिसमें उसमें आती है, उसका पूरे कार्य देखेंगी। तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो नारियों के सम्मान, नारियों की शिक्षा और नारी उत्थान के लिए आगे से आगे बढ़कर काम करेंगी। इसके लिए हम उनका सरकार का धन्यवाद देना चाहते, मतलब चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ से महिला सीट को उतारा है। अच्छा, क्योंकि मान के चलिए कि विधानसभा में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो प्रताप सिंह खाचरियावास है, क्योंकि वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगे वो? असल में जिस तरीके से आपकी जो सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ कदम उठाया है, और जयपुर से सांसद प्रत्याशी के लिए भी जो एक महिला सीट निकाली गई है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि खाचरियावास जी कोई इनको टक्कर दे सकेंगे, क्योंकि पिछले सरकार में पिछले जो माहौल ऐसा था कि महिलाओं की किसी तरीके से कोई सुनवाई ही नहीं की जाती। और आपको पता है, किसी भी सामाजिक जो बड़े बड़े संगठन होते हैं या राजनीतिक बड़े मंच होते हैं, वहां महिलाओं को आगे नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो ये महिला सीट निकाली गई है, तो महिला सशक्तिकरण को जरूर ही बढ़ावा मिलेगा। अच्छा माता जी, क्योंकि आप तो बहुत उम्रदराज हैं, फिर आप क्या बोलेगी, जैसे क्योंकि जयपुर लोकसभा के चुनाव हैं, और लोकसभा चुनाव के अंदर में बुजुर्गों के लिए क्या मानती, क्या सुविधाएं होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए? यही काम धंधे की होती है, अगर लेडीज के काम धंधे की टेंशन देती है घर की, यही काम धंधे की, लेडीज के काम धंधे की, घर के काम धंधे की, घर परिवार के एक जने की तो किसी की होनी चाहिए सरकारी नौकरी की, कोई भी जॉब हो। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे पुरुष भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास है और एक तरफ मंजू शर्मा है, ऐसे कौन से काम जो रामचरण बोहरा के राज में नहीं हुए? ऐसा तो कोई काम नहीं है कि बोहरा जी के टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से काफी काम किया है। जैसे हमारे गांधीनगर रेलवे स्टेशन में उन्होंने हर गाड़ी रुकवाई है, जैसे शताब्दी गाड़ी भी रुकवाई है, और भी अभी नई गाड़ी चली वंदे मातरम, वो भी उन्होंने रुकवाई है। कई काम किया उन्होंने। क्योंकि फिर उनका टिकट क्यों काट दिया गया? क्या लगता है कि टिकट काटने के कारण क्या रहे होंगे? नहीं तो आगे महिलाओं को भी, जैसे अभी महिलाओं की सीट है तो आगे औरों को भी तो चांस मिलना चाहिए, एक सीट थोड़ी रहनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार के अंदर भी जिस प्रकार से हमारी महिलाओं ने कहा कि अत्याचार वगैरह बहुत ज्यादा दो शोषण वगैरह हो रहा था, तो क्या लगता है कि मंजू शर्मा के आने के बाद में जयपुर की रूपरेखा बदलेगी? देखिए, ऐसा है, हम समानता की बात की, महिलाओं को बराबर का सम्मान देना चाहिए, बराबर जगह देनी चाहिए, इसकी बातें बहुत टाइम से करते आए हैं। पर ये एक वक्त आया है कि आज ये हकीकत में जमीनी रूप में ये सामने आ रही है कि हम महिलाएं भी हमारे बराबर का साथ दे रही हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। तो महिला को जो सृजन शक्ति है वो भगवान ने मतलब अपने आप दी है।
तो अगर राष्ट्र का, समाज का नवनिर्माण करना है तो महिलाओं को नेतृत्व में होना बहुत जरूरी है। और उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने हमारा मतलब हमें गर्व है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र से एक महिला प्रत्याशी को उतार के उसकी रूपरेखा तैयार करी है, एक जमीन तैयार करी है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए अगर एक महिला कार्य नहीं करेगी तो कौन करेगी। क्या लगता है राम मंदिर बनने के बाद में वोटरों के मन में कुछ, जैसे कि राम मंदिर बनने के बाद क्या लगता है वोटर छिटक कर जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में इस वजह से भी आ रहा है कि राम मंदिर की वजह से आ रहा है तो ये गर्व की बात है। राम मंदिर बना है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, और अगर आता है तो आना चाहिए, और आ रहा है वोटर। अच्छा, कई जैसे बुजुर्गों की पेंशन की बात की जाए तो पेंशन को देख के क्या लगता है, क्योंकि अगर हम जयपुर की अगर बात करें तो बहुत सारे बुजुर्गों को अब की पिछली सरकार में दवाई वगैरह बंद कर दी गई थी, तो क्या लगता है जयपुर सांसद होने के नाते अगर मंजू शर्मा जीतती है तो उनसे पहली फरियाद क्या रहेगी? आप लोग वोटर हैं, आप लोग क्या मांग करेंगे उनसे? जयपुर का विकास के लिए मांग करेंगे। जैसे रेलवे का सौंदर्यीकरण हो रहा है और आगे भी डेवलप होता रहेगा। जैसे पेंशन है बुजुर्गों की, वो जैसे 10% की बढ़ोतरी हुई ना, उसको 15%, 20% करें और सबको नियमित तौर से मिले, ये मांग रही। क्योंकि पिछली सरकार के अंदर में चिरंजीवी योजना थी, 25 लाख तक का बीमा था, और भी बहुत सारी योजना, उसके अंदर में 400-450 सिलेंडर मिल रहा था। तो क्या लगता है कि जो चिरंजीवी योजना थी वो ज्यादा अच्छी थी, या अब जो अब मुख्यमंत्री की जो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें 25 लाख रुपए तो नहीं है लेकिन इलाज फ्री है, तो क्या लगता है कि 5 लाख रुपए तक की है आयुष्मान भारत चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख के अंदर नाम ही 25 लाख का दिया है। आज तक 25 लाख का किसी प्रकार का काम नहीं हुआ, मुश्किल से 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की सीमित है। ऐसे कोई से नाम बताओ, 25 लाख रुपए में इन्होंने इलाज करवाया? कहीं इलाज नहीं हुआ। क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे घर गृहस्थी की बात करेंगे कि क्या लगता है, जैसे क्योंकि अब सिलेंडर वगैरह जो है महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या नए सांसद जो चुनाव हो रहे हैं सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी, नए मौजूदा सांसद से क्या मांग करेंगे आप? जब हम देखते हैं कि महिला प्रत्याशी को हमारे यहाँ से सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो हम ये मानेंगे कि वो महिलाओं की समस्याओं को समझाएगी और समझेंगी। और सबसे बड़ी बात तो रसोई का जो बजट है वही हमारे लिए अगर उस नॉर्मल हो जाएगा, महंगाई दर कम होगी या गैस का सिलेंडर अपने कम दाम में मिलता है, तो महिलाओं को बहुत इससे राहत मिलेगी। और दूसरी बात, जैसे महिला होने के नाते हम मान सकते हैं कि महिला सुरक्षा पे जैसे भाई वो ध्यान दे पाए और जो महिलाओं की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करें। क्योंकि अगर बात की जाए महिला सुरक्षा की, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे तो विधानसभा चुनाव के अंदर में सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का महिला सुरक्षा को लेके था, लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, अभी भी महिलाओं पे अत्याचार तो हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप क्या कहेंगी? जो अभी मौजूदा हालात में जो छोड़ा गया उसको अपन को संवारने के लिए कुछ वक्त तो दिया जाएगा। और पहले से तो बहुत कम हो चुके हैं जो ये अपराध वगैरह हैं, और उन पे लगाम लगाने के लिए फिर भी पूरी कोशिश करी जा रही है। अभी अगर कहीं भी कोई अपराध होता है तो उस पे जैसे कार्रवाई करी जा रही है, तो धीरे धीरे स्वतः जैसे ये कम होता जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे राजस्थान के लिए, बहुत पेपर लीक भी हुए, तो क्या लगता है मौजूदा सरकार, क्योंकि हम सांसदों का चुनाव हम सरकार की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी और कांग्रेस की ही बात है, तो क्या लगता है कि अब जो नए सांसदों का केंद्र सरकार की जो सरकार बनेगी, जिसकी बने, कांग्रेस या बीजेपी की, तो उन सरकार से एजुकेशन को लेके आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को बधाई देना चाहूंगी कि अब हमारी सांसद एक महिला सांसद रहेंगी जो कि मंजू शर्मा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी बहुत टाइम बाद में, मतलब शायद महारानी गायत्री देवी जी के बाद में पहली महिला सांसद है जो जयपुर की होंगी, और मुझे विश्वास है पूरी तरीके से वो बहुत सारे बहुमत से जीतेंगे। और रही पेपर लीक की बात, तो देखो अभी जो जितना हुआ है पिछली सरकार में, तो उसको देखते हुए स्टूडेंट्स बहुत नाराज हैं, और इतना कुछ हुआ है बच्चों के बीच में कि वो रात रात पढ़ते हैं और उसको बाद में उनका रिजल्ट शून्य रहा है, जिसकी वजह से उस सरकार से भी बहुत नाराजगी है। बाकी उन माओं का हाल भी ज्यादा बुरा होता है जो कि वो पूरे मेहनत उनके बच्चों के साथ साथ सभी माएं जगती रहती हैं। तो हम चाहेंगे कि अब आने वाली हमारी सांसद हमारे बच्चों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में सोचे और कुछ ऐसा करें कि ऐसा दोबारा ना हो, जिससे बच्चे निराश हो, उनके माता पिता नाराज हो, खासकर माएं नाराज ना हो। क्योंकि अब वापिस घूम फिर के आएंगे आपके पास में,
आपको पता है कि बच्चे, कई लोग जो है सुसाइड भी कर लेते हैं बोझ को लेकर, तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे भेज देते हैं, 10वीं के बाद में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या लगता है सरकार को ऐसा कोई कोचिंग क्लासों के खिलाफ या कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ कुछ ऐसे नॉर्म्स निकालने चाहिए? या जयपुर सांसद अगर जीतती तो आपको ऐसी कोई मांग होगी जो बच्चे अवसाद में ना रह के आत्महत्या ना करें? जी, आप ये बिल्कुल एक सही मुद्दा उठा रहे हैं शिक्षा को लेकर। मैं खुद अपने बच्चों के स्कूल में देख रही हूँ कि जो 250 तक का सेट, जो बुक्स का सेट आता है, वो प्राइवेट स्कूल्स में 6-6 हजार का मिलता है। तो हम खुद भी इस बात के बहुत खिलाफ जा रहे हैं कि ये इस तरह की आप मनमानी क्यों कर रहे हैं बुक्स को लेकर। और फिर उसके बाद में जो ये कोचिंग क्लासेस का मनमाना, जो कोचिंग क्लासेस जो है उसमें मनमाना जो भी ये वसूल कर रहे हैं और बच्चों के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आप ये कोचिंग लो, आप इसकी भी कोचिंग लो, आप मुझसे अलग से भी पढ़ो। कोचिंग के अलावा भी कई लोग कहते हैं कि हमसे टीचर्स कहते हैं कि अलग से पढ़ो। तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर सा बनता जा रहा है और इस प्रेशर में आकर वो ऐसा कदम उठा रहे हैं कि ये आत्महत्या वगैरह करके, और 1-2 केस हमको अभी देखने को भी मिले ज्यादा कि ये कोटा में जो कोचिंग क्लासेस में हो रही है। तो मैं आने वाली सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ कि समान शिक्षा की नीति लागू करें, जो सबके लिए समान हो, सबके लिए फीस एक जैसी हो, सबके लिए शिक्षा एक जैसी हो, समान नीति सबके लिए हो। तो ये मेरी विनती रहेगी सरकार से आने वाली कि बच्चे इसके प्रेशर में ना आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। धन्यवाद। अच्छा, क्योंकि अगर हम राम मंदिर की अगर बात करें तो क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, केंद्र में सरकार चुनने का मौका मिलता है हमें, क्या लगता है राम मंदिर बनाम रोजगार कितना देखते हैं आप? राम मंदिर के साथ साथ अवश्य ही रोजगार के भी अवसर बहुत खुले हैं। अयोध्या में आप देख रहे हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो वो डेवलपमेंट बिना रोजगार या बिना काम धंधे के तो हो ही नहीं सकता। काम, जब लेबर को काम मिलता है तभी बिल्डिंग तैयार होती है, तभी वहाँ पे इतने होटल्स वगैरह या न्यू न्यू अप्लायंस जो बन रहे हैं, तो रोजगार के इतने अवसर है। और उसके साथ साथ पूरे देश में रोजगार के बहुत ही अवसर बढ़ रहे हैं। मोदी जी जगह जगह इतना जो प्रयास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो बिना रोजगार के तो वैसे भी संभव है ही नहीं। उसके जरिए रोजगार तो मिल ही रहे हैं। जैसे रोजगार कैसे, राम मंदिर में रोजगार कैसे? क्योंकि क्या जो पढ़ा लिखा लड़का है, बच्चा है, वो वहाँ प्रसाद बेचे या पान की दुकान लगाए, कैसे रोजगार कैसे उन्हें मिले? ये तो देखिए अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है। शुरू से ही हम लोग एक तो पढ़ाई इतना प्रेशर बनाते आ रहे हैं, तो सही कह रहे हैं आप, वो बच्चा जाके प्रसाद की दुकान तो खोलेगा नहीं। लेकिन उसके अलावा भी जो इतना डेवलपमेंट वहाँ है, रेलवेज का, रोड का, और हवाई अड्डे वगैरह जो वहाँ पे बना, इंटरनेशनल हवाई अड्डा वहाँ बनाया गया है, तो उसमें सब जगह प्रसाद की दुकान तो नहीं खुलेगी, सब जगह मालाएं तो नहीं वितरित की जाएंगी। तो पढ़े लिखे बच्चों के लिए भी तो अवसर हैं वहाँ पर। अच्छा, क्योंकि अगर हम बात करें, पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है, क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों के बाद में बुजुर्गों के लिए, जैसे कि कहा तो जाता है रेलवे में उनका कंसेशन जो था वो कम कर दिया गया है, तो क्या लगता है क्या मांग रहेगी आपको? क्या जो रोडवेज और ट्रेनों में जो बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को जो रियायत मिलती थी उसके लिए? देखो, सीनियर सिटीजन को जो मिलती आ रही है रियायत, तो मेरा मानना है कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो हकदार हैं। उन्होंने अपना एक दिया है, 60-70 साल उन्होंने समाज को दिए हैं, और उसी के लिए उनको ये जो भी रियायत सरकार की तरफ से दी जाती है, उन्होंने अपना अनुभव दिया है, अपनी जिंदगी दी है समाज के लिए, देश के लिए, जहां भी उन्होंने काम किया है, जिस भी सेक्टर में काम किया है, तो इसके लिए उनको जो भी अपन दे सकते हैं, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, वो मिलना चाहिए उनको। अच्छा, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो दीनदयाल यात्रा जो लोगों को दर्शन करवाती थी, जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल है, क्योंकि वो बीच के अंदर में कुछ कमी भी रह गई थी, तो क्या लगता है सरकार को इसमें भी कुछ संशोधन करना चाहिए? तो जहां तक मुझे, मेरी नॉलेज में है, सरकार ये अभी भी करवा रही है। यात्राएं निकलती हैं, जितने भी उसमें सीटें होती है, 600 हैं, 700 हैं, फॉर्म भरते हैं और करवा रही है यात्राएं अभी भी, और करवाते रहना चाहिए। और इसमें मैं तो चाहता हूँ कोटा बढ़ाना चाहिए उनको। जयपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो जयपुर लोकसभा के अंदर में अब ऐसे कौन से 5 काम जो होने चाहिए, जो रामचरण बोरा के 10 साल के कार्यकाल में नहीं हुए, और आगामी जो सांसद जो भी जीत के आएगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है जयपुर की जनता के लिए? वैसे रेलवे का विकास तो उन्होंने करवाया, उससे भी और बढ़कर के आगे विकास हो, उसकी मांग रहेगी। एक तो ये पेपर लीक का मामला है, ये पूर्व सरकार के टाइम पे आज 10 साल से बराबर हो रहे हैं। इसके लिए एसओजी का गठन किया गया है, और
इसके मामले में भी ऊपर आगे कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि 3 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए और 3 महीने में SIT और ETS ने अपना काम किया हुआ है, पुराने पेपर लीक को लेके भी अपना काम किया है। तो क्या लगता है कि अब जैसे कि अब जो आने वाली पीढ़ी है वो इन सब चीजों से गुजरेगी? पेपर लीक जो ना हो तो उससे पेपर लीक अब होंगे नहीं, जहाँ तक काफी SOG का गठन किया है और काफी एकदम पुख्ता इंतजाम किए गए। ऐसा प्रावधान भी किया जा रहा है कि जैसे कि पेपर लीक नहीं हो, इस प्रकार इनके जैसे जेल की कार्रवाई की जाए या अन्य कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे वो तमाम महिलाएं हैं, इनसे फिर बात करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से अब 2 दिन पहले कांवटिया अस्पताल के अंदर में एक प्रसूता की जो है बाहरी डिलीवरी करवा दी गई है, तो उस मुद्दे पे क्या लगता है सरकार संवेदनशील दिखी? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ये मुद्दे हैं। क्या लगता है कि अब महिलाओं को जिस प्रकार से रोड पर डिलीवरी हो रही, कितना उसे सही उचित मानती है आप? नहीं, ये लापरवाही है जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ही दिक्कत आती है। और मैं ये चाहूंगी कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। और मतलब जो भी है, जहां भी जिस भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट, पहले तो ये लोगों की भ्रांति बहुत ज्यादा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा होता है और वो पहले वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको अटेंड नहीं किया जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से उनका ये जो बाहर जो हो डिलीवरी हो जाती है, इसी कारण होती है। क्योंकि मैं काफी समय से बहुत सारी महिलाओं के साथ मैं भी जाती हूँ, तो उसमें रीजन यही रहता है। वरना गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने देखा किसी भी सरकार का रहा हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका पहले से कार्ड बनाया हुआ हो या आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में धक्के नहीं खाए हो और वहां से आपका केस नहीं बिगड़ा हो, तो आपको तुरंत अटेंड करते हैं। मैं इस चीज में उसमें जैसे क्या होता है कि अब क्योंकि ये सब एक तरह से भगवान की बनाई हुई चीजें हैं कि अचानक दर्द होना, जो उसके पास सबसे नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र होगा वहां पे वो महिला जाएगी। तो क्या लगता है कि जब तक वो जनाना अस्पताल पहुंचती, हो सकता था बच्चे की मौत हो सकती थी, माँ की मौत हो सकती थी, लेकिन जिस परिस्थितियों के अंदर में उसने जो फुटपाथ पे अपने बच्चे को जन्म दिया, तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था तो सामने दिखाई देगी। हाँ, ये तो है ही कि आपको मतलब अगर जो भी हॉस्पिटल है, मैं सरकारी या प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल के बारे में नहीं कहूंगी, मगर जो भी हॉस्पिटल है, ऐसी महिला जिनको ये जो ईश्वर का ने जो टाइम दिया है वो पूरा हो गया, उसके बाद उसको तुरंत अटेंड किया जाए। और ये एक मानवता है और इस हिसाब से मतलब किसी भी हॉस्पिटल को इसके लिए मना नहीं करना चाहिए और बाहर तो कतई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा उनके साथ होता है और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि मान के चलिए, क्योंकि महिला सांसद है और महिला सांसद खड़ी भी हो रही है, जोर शोर से दोनों तरफ टक्कर बराबर की है। क्योंकि क्या लगती है महिला से क्या मांग रखती है जयपुर के लिए कि भाई महिलाओं के लिए? सर्वप्रथम तो महिला सुरक्षा ही सबसे बड़ी मतलब मुद्दा है कि उस पर ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात जो अभी आप बता रहे हैं कि ये जो महिलाओं का मतलब एक भगवान ने उनको ये वरदान दिया है कि वो एक जीवन का नवनिर्माण कर सकती हैं। उस टाइम जो उनको जरूरत है उस वक्त उनको थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए, तो जैसे आने वाला जो भविष्य है हमारा देश का, वो सुरक्षित रहे। तो यही सोच के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, जो रोजगार है उनका सृजन किया जाए नया, ताकि युवाओं को बाहर भी नहीं जाना पड़े। अपने ही जैसे भाई लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए रोजगार अपने को मिलता है, तो वो अपने ही घर पे रह के और अच्छे से भाई घर का भी ध्यान रख सकते हैं और अपने कमाई का भी जरिया बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम अब क्योंकि हमने तमाम महिलाओं से बात की है, हम एक राउंड और लगाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से जो महिला की डिलीवरी हुई उसके बाद पिछले 24 घंटे से डॉक्टर हड़ताल पे हैं, तो कितना उचित मानती है इसको आप? ये मानवता के तो खिलाफ है। जी देखिए, हम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक तो जो हमारा इलाज जो इसमें इलाज होता है, एक शिक्षा को लेकर हमारी जो मूलभूत सुरक्षाएं हैं, उन्हीं को लेकर अगर हम अपनी सरकार से यही अपेक्षा चलेंगे, जो हमारी मूलभूत सुरक्षाएं हैं जो हमको मिलनी चाहिए, जो हमारे घर की जो रसोई को लेकर जरूरत है, शिक्षा को लेकर जरूरत है और हमारे स्वास्थ्य को लेकर जरूरत है, तो हमारी सरकार से यही अपील है कि इन सब सुविधाओं पर ज्यादा फोकस करें और अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। ये जो केस हुआ कि महिला की डिलीवरी वहां बाहर हो गई, इसको मैं एक सरकार की व्यवस्था की लचर व्यवस्था ना कहकर मैं एक मानवीय जो वहां का स्टाफ था, उन लोगों की जो मानव के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है।
तो मैं इसको सरकार की लचर व्यवस्था ना कहकर जो मानवीय संवेदना है उनकी वो खत्म हो गई, उनके लिए मैं उन स्टाफ मेंबर्स के लिए कहूंगी कि उनको आपको अंदर लेना चाहिए था और उनकी डिलीवरी करवानी चाहिए थी वहां पर। अब हमारे साथ में वो तमाम महिलाएं हैं, बात करेंगे, क्योंकि आपको शायद पता होगा जयपुर के एक एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर में एक मरीज को गलत खून चढ़ा दिया गया था। उसके बाद भी डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई थी। क्योंकि मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जयपुर में लोकसभा चुनाव होने हैं। हमारी देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है आपके मेडिकल स्वास्थ्य और शिक्षा की। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से उसका एक तो ब्लड चला दिया, महिला के साथ ये हो गया, तो ये सब चीजों के लिए सरकार तो संवेदनशील है ही, लेकिन क्या जो मौजूदा सांसद या आने वाले जो सांसदों के चुनाव है उसमें क्या लगता है कि आपको क्या मांग रखनी चाहिए जिससे कि कानून और शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आजकल देखा जाए तो हर तरफ मानवीय संवेदनाएं किसी हद तक खत्म ही होती जा रही हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स लोग ही इस तरह से करेंगे तो फिर इंसानियत का तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो गलत तरीके से खून चढ़ा दिया गया और अभी फिलहाल ही जो बाहर फुटपाथ पर एक डिलीवरी हुई है, बहुत ही अमानवीयता का परिचय दिया है। मैं तो कहूंगी इन डॉक्टर तो किसी कुछ लोगों की लापरवाही के लिए हम किसी भी सरकार को गलत नहीं ठहरा सकते। और उन जो स्टाफ की वजह से उन जो महिला को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, इतना उनके लिए महिलाओं को एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ ऐसी स्थिति कितनी पीड़ादायक होती है। और अगर बाहर ऐसा कुछ होता है डिलीवरी पीरियड तो कितना शर्मनाक होता है एक महिला के लिए। केवल उस महिला के लिए ही नहीं, उसके घर वाले जो उसके साथ में है सबके लिए कितना शर्मनाक और दर्दनाक ये समय उनके लिए निकला। तो जो स्टाफ था उनके प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल कुछ लोगों की लापरवाही के लिए हम किसी भी सरकार को गलत नहीं ठहरा सकते। तो उन लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई हो जो ब्लड चढ़ा दिया गया। इतनी लापरवाही क्यों? डॉक्टर्स को लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं है डॉक्टर लोगों के पास। तो बहुत ही सोच समझकर उनको काम करना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके लिए। क्योंकि डॉक्टर तो उसके बाद से जो 3-4 डॉक्टर को सस्पेंड किया गया उसके बाद तो हड़ताल पे है। तो हड़ताल पे हैं तो क्या हुआ, वो खुद के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन जिनको तकलीफ हुई है, अब ये जो मुद्दे, ये तो हाल फिलहाल केवल अभी ताजा मुद्दे हैं दो, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं भी होती ही रहती हैं। तो इसी तरीके से अगर चलता रहा तो डॉक्टर्स को कौन पूछेगा जाके? और फिर डॉक्टर्स बनते ही क्यों हैं? जब डॉक्टर्स के अंदर संवेदनाएं ही नहीं है तो क्यों वो डॉक्टर बनते हैं? क्योंकि डॉक्टरों की हतदर्मिता कह सकते हैं इनको, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर में सबके तमाम अलग अलग मुद्दे होते हैं। क्योंकि हमने सड़क, नाली, पानी, बिजली की तो बात ही नहीं करी है। क्या लगता है कि अब क्योंकि जिस प्रकार से मौसम भी बदल रहा है, बारिश का मौसम आने वाला है, जयपुर में पानी सड़कों पे जमा हो जाता है, तो मौजूदा सांसद चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस से हो, क्या मांग रखते हैं इनसे? देखिए, जो भी एक बेसिक समस्याएं होती है समाज की, गली मोहल्ले की, कि पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर हो रहा है, उन सबको सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, ये एक ऐसी बेसिक नीड्स हैं जो पूरी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि समस्याएं, मच्छर हैं तो बीमारियां होंगी, तो डॉक्टर्स की नीड भी पड़ेगी। अगर डॉक्टर्स हड़ताल में है तो दिक्कत, प्रॉब्लम होगी, समाज को पूरे गली मोहल्ले को परेशानी होगी। तो मेरे हिसाब से जो भी ये बेसिक नीड्स हैं उसके लिए मतलब एक डिमांड की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए और इसको अपने आप कराना चाहिए सरकार को। अच्छा, क्योंकि अपना बिल्कुल लास्ट चल रहा है मामला। जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करें, जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है वो कितनी सही है? धर्म के ऊपर राजनीति तो मतलब कोई पार्टी करती नहीं है। और पार्टी धर्म की क्या है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अगर बना दिया मतलब मंदिर, तो वोटर्स उसकी तरफ जाने लग गए, तो ये वो बड़ी बारी बात नहीं, जाएंगे। तो वो धर्म का जब बात आती है, यदि मैं कहूं कि हाँ मैं हिंदू हूं, तो परेशानी होती है कि धर्म पे जा रहे हैं। एक यदि मोमडन है, वो कह रहा है मुसलमान है, हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, वो गर्व से कहे वो मुसलमान है, तो उनको क्यों दिक्कत होती है कि हम जब गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं? प्रॉब्लम उनको होती है, वो कहते हैं अरे देखो ये कह रहा है कि वे हिंदू है। अरे हाँ है हम हिंदू, तो इसमें धर्म की बात ही नहीं है। हम जो हैं वो हम कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं कह रहे कि तुम हिंदू बनो, हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं और हमें करने दो। इतनी सी बात है। कहा भी गया है धर्मो रक्षित रक्षित है, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षण करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे धर्म की रक्षा हो और उसके लिए जो भी सरकार काम कर रही है तो करना चाहिए और समाज को करना चाहिए और हमें खुद को भी करना चाहिए।
अपने धर्म के बारे में हमारे बच्चों को बताना चाहिए और धर्म की जो संस्कृति है उससे जुड़ना चाहिए, और इसमें कोई गलत नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को कि गलत है। पेंशन का एक मुद्दा बड़ा रहता है उसके अंदर में, पेंशन नहीं मिल रही है, और क्योंकि मोदी जी लगातार पेंशन और रोजगार स्वरोजगार की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि नई सरकारी गठन के बाद में क्या उम्मीदें बुजुर्ग लोगों को? पेंशन मोदी जी पहले से भी दे रहे हैं, और जो 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हैं उनके 10% और 15% बढ़ाने की योजना मोदी जी लगातार कर रहे हैं। और ये जैसे ही लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे ये पास हो जाएगा। तो आज हम थे मालवीय नगर विधानसभा में, और ये जयपुर के वो कॉलोनी के तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने मुद्दे बताए, क्या क्या राष्ट्रवाद की भी बात की और अपने लोकल मुद्दों पे भी अगर बात की है उन्होंने। और उनके तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनका साफ कहना था कि नारी की सुरक्षा ही अहम मुद्दा यही है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से नारी अधिनियम बिल की बात जो पास हुई थी, उसमें महिला को टिकट भी दिया गया है जयपुर से, तो वो तमाम मुद्दे हैं जिन पे इन्होंने प्रखर होकर बोला है। लेकिन अब ये लोकसभा चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा कि दोनों ही पार्टी के सांसद जो भी जीत के आते हैं वो महिलाओं के लिए कितना काम करते हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, AMB नेटवर्क, जयपुर।